अभी रिसेंटली दो कंपनीज़ के आईपीओ आए हैं, एक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा है ओला। अगर मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईपीओ प्राइस थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की 66 टू 70 रुपीज़ की, लेकिन इसकी लिस्टिंग डबल से भी ज़्यादा प्राइस पर होगी, सीधे 165 रुपीज़ पर। उसके बाद शेयर प्राइस और बढ़ी 181 रुपीज़ तक गई। जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिलता है वो लोग सोचते हैं कि चलो आईपीओ में नहीं मिला है तो बाद में खरीद लेते हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों ने 165 टू 180 रुपीज़ के करीब स्टॉक्स को खरीदा। उसके बाद जो स्टॉक प्राइस गिर रही है वो गिरते गिरते अभी आ चुकी है 138 रुपीज़ पर। सिर्फ बजाज की ये बात नहीं है, ओला ने भी काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिया। 72 टू 76 रुपीज़ का प्राइस बैंड था, और ओला की मैं बात करूँ तो लिस्टिंग इसकी लगभग 90 रुपीज़ पर हुई। और उसके बाद शेयर प्राइस लगातार बहुत बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते शेयर प्राइस 150 रुपये के करीब चली गई, यानी जो इनका प्राइस बैंड था उससे डबल प्राइस हो गई विद इन फ्यू डेज़। उसके बाद जो शेयर प्राइस गिर रही है वो लगातार गिर रही है, और वीडियो रिकॉर्ड करते समय शेयर प्राइस अभी 87-88 रुपीज़ पर आ चुकी है। अब इसी बीच कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, या तो उन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है या फिर लिस्ट होने के बाद अच्छे रिटर्न्स देखकर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और ये दोनों भी लोग अभी इस दुविधा में हैं कि ये शेयर प्राइस आखिर कब तक गिरती रहेगी। और इसी सवाल का जवाब आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। शुरुआत करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से और उसके बाद हम ओला पर आएंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो जब इस पर हमने रिव्यू वीडियो भी बनाया था, दोनों पर बनाया था, और उसमें एक मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एज यू कैन सी हियर रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग वेरी कंसिस्टेंटली, और उसके बाद इनका नेट प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और पिछले 3 साल में रेवेन्यू 34% से कंपाउंडेड सालाना और प्रॉफिट 56% से बढ़ा है। ओवरऑल अगर हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट की बात करो, बहुत ही लिक्विडिटी सेगमेंट है, तो कहाँ पर इसकी प्राइस जाएगी उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बिजनेस को समझना पड़ेगा। सो राइट नाउ बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जल्द ही नंबर 1 बन जाएगी जिस स्पीड से ये ग्रो कर रही है, और क्योंकि इसके आसपास की जो बड़ी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, LIC वगैरह, उनकी ग्रोथ काफ़ी थम सी गई है। वहीं पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग एट लाइट स्पीड, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्हें बस 7 साल हुए हैं मॉर्गेज इंडस्ट्री में आए हुए, और इन्हीं 7 सालों में इन्होंने नंबर 2 की पोजीशन हासिल की है। करंटली यही स्पीड अगर 3 से 4 साल तक मेंटेन रहती है तो नंबर 1 प्लेयर वो बन जाएगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए लोग टूट पड़े आईपीओ में। एंड आईपीओ में क्या है ना कि देखिए, लिस्टिंग गेन का और कंपनी के फंडामेंटल्स का ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अगर आप फंडामेंटल्स देख के लिस्टिंग गेन देख रहे हो, गलत बात है। लिस्टिंग गेन में सबसे ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है कि कितने टाइम्स वो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। वही लिस्ट होने के बाद जो चीज़ें मैटर करती है वो है फंडामेंटल्स, तब आपको फंडामेंटल्स समझने चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो भी फंडामेंटल्स आप देखो, आप उसकी किसी भी तरह की ग्रोथ देखो, अब देखिए ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा है। बस 2 साल पहले इनका जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का AUM, यानी जितने लोन्स उन्होंने बांटे, लगभग 50,000 करोड़ के करीब के थे। 2 साल में ये सीधे 91,000 करोड़ पर आ गए। आप समझ सकते हो कि कितनी तेज़ी से लोन बांट रहे हैं। देखिए, लेकिन देखिए, लोन बिजनेस में अगर आपको सस्टेन करना है तो सिर्फ लोन देने से काम नहीं चलता है, कितने अच्छे तरीके से आप उसे रिकवर कर रहे हो। सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो सारी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में सबसे कम ग्रॉस NPA इसी का है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। कितना है तो सिर्फ 0.28%। यहाँ पर आप ग्रॉस NPA देख सकते हो, वो भी अच्छा खासा मेंटेन है, और AUM और बाकी अगर चीज़ों की ग्रोथ देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब सब कुछ यहाँ पर सही है, लेकिन जैसे कि मैंने इस IPO वीडियो में, बजाज हाउसिंग के IPO वीडियो में एक बात कही थी, लिस्ट होने के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, क्योंकि फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लिस्टिंग गेन भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा 2 दिन में सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 70% के आसपास चल रहा है, धीरे धीरे कम होकर मुझे लगता है 50% के आसपास आ जाएगा। तो लिस्टिंग गेन का तो क्लियर है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिलहाल वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा कंपनी मांग रही है, और लिस्ट होने के बाद और भी ज़्यादा ही वैल्यूएशन ऑफकोर्स हो ही जाएगा। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो रिव्यू वीडियो हमने कुछ दिन पहले डाला था, उस पर मैंने एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और काफ़ी जोर दिया था एक चीज़ पर कि कंपनी ओवर वैल्यूड है और लिस्ट होने के बाद ही और भी ओवर वैल्यूड हो जाएगी। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था? लिस्ट होने के टाइम ही कंपनी का जो P रेशो है वो 31 के करीब था, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी काफ़ी ज़्यादा था। अब लिस्ट होने के बाद इनका जो PB रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, दैट हैज़ बिकम वेरी वेरी हाई, 7 के करीब चला गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूँ तो एज यू कैन सी ये 66 पर चला गया है, और बाकी किसी भी अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे तो आपको 20-30 से ही नीचे उसका मिल जाएगा। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में सारी चीज़ें बढ़िया है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप ये बोल सकते हो कि इसमें ये चीज़ खराब है। बट क्या है ना कि अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो 2 चीज़ें लगती हैं। जस्ट फाइंडिंग अ राइट स्टॉक इजंट इनफ, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाउ कैन आई बाय दैट स्टॉक एट अ अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन। वो यहाँ पर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत तगड़ा था, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी तगड़ा था, जिसके बाद लिस्टिंग गेन होना, मैंने बताया भी था वीडियो में कि लिस्टिंग गेन अच्छा खासा होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सो राइट नाउ
शेयर प्राइस की अगर हम बात करें, सो इट इज़ गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अभी 138 रुपीज़ वीडियो शूट करते टाइम। अब देखिए इस प्राइस पर अगर आप होल्ड करके बैठे हो या इस प्राइस पे अगर आपको बाय करना है, तो यहाँ से पैसा डबल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बैंक कितनी भी तेज़ी से आगे बढ़े, ये वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन में इन्हें 2-3 साल लगते हैं जनरली। और दिस इज़ नॉट अ रिटेल इंडस्ट्री कि जहाँ पर 50-100 का पी चल जाएगा। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा है। जनरली बैंकिंग और इसमें पी देखते नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस हिसाब से बन रहा है, इसलिए मैं पी पर भी जोर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और रेशो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो दिखा नहीं रहा है, बट दैट इज़ क्लोज टू 7 विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। और आप पीयर्स में देख सकते हो जो बाकी कंपटीटर्स हैं, बस ये एक ज़्यादा है एप्टस वैल्यू हाउसिंग, उसके अलावा और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका पीबी रेशो आपको 1-2 के करीब ही दिख रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पीबी रेशो, पीजी रेशो, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके फिर डिसाइड कर सकते हो कि क्या ये सही वैल्यूएशन पर आया है। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो सारे रेशो इतने ज़्यादा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना इज़ वेरी टफ। अब सवाल ये आता है कि किसी भी बैंक के वैल्यूएशन को, पीबी रेशो को, उसके पीजी रेशो को डिटेल में कैसे स्टडी करना है, कैसे पता करना है, तो इसके लिए आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें सीखने का भी बहुत बेहतरीन टाइम है, क्योंकि फ़िलहाल हमारी दिवाली ऑफर चल रही है, जहाँ पर हमारे कॉम्बो कोर्सेज पर आपको बहुत ही तगड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर रहे हो और बेसिक्स से एडवांस लेवल तक आपको शेयर मार्केट सीखना है, जैसे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, यहाँ से लेकर कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे करना है, उसका वैल्यूएशन कैसे निकालना है, कैसे पता करना है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीज़ें आप हमारी इस कॉम्बो से सीख सकते हो, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लस फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 कॉम्बो। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है, सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। उसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना पावरफुल कॉम्बो है। और हम आपको बता दूं कि हमारा जो फंडामेंटल्स 2.0 है, इंडिया का मोस्ट सोल्ड कोर्स है। बहुत प्यार हमें इससे मिला है, बहुत सक्सेस स्टोरीज इसकी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें थे, क्योंकि ये प्राइस आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो 12,999 का ये कॉम्बो इस दिवाली कॉम्बो ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ 4,998 में। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम ऑफर है। मिलते हैं कोर्स के पहले एपिसोड में। अब बढ़ते हैं ओला की तरफ। ओला की अगर बात करें तो ओला का केस काफ़ी क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस केस है। यहाँ पर भी शेयर प्राइस हमने देखी तो लिस्टिंग इनके बाद देखो, अब ये जो पैटर्न है दिस इज़ नॉट वेरी न्यू। लॉस मेकिंग कंपनीज में ये पैटर्न काफ़ी कॉमन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जोमेटो की बात करूँ तो ये है चार्ट, 3 साल पहले लगभग ये लिस्ट हुआ था। जोमेटो का जो प्राइस बैंड था वो 70-75 रुपीज़ के करीब था, और वहाँ से फिर लिस्टिंग इन काफ़ी अच्छा मिला था। 130 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ था, बहुत अच्छा लिस्टिंग इन मिला। लेकिन उसके बाद कंपनी की जो शेयर प्राइस है जोमेटो की लगातार गिरती आई है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड देन एक पॉइंट आ गया 46 रुपीज़ पर, यानी जो प्राइस बैंड था उससे भी काफ़ी कम प्राइस पर आकर वो सेटल हो गए। तो ये कब तक सेटल हुई, तो आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ना भी 2023 में शुरू हुआ। ठीक है, 2023 में फिर 50 रुपये से बढ़कर फिर ऊपर गई। अब 23 में इंटरेस्टिंग क्या हुआ, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जून क्वार्टर में पहली बार कंपनी प्रॉफिटेबल बनी, और वहाँ से लगातार ये प्रॉफिटेबल है। और जब से प्रॉफिटेबल बनी है तब से एक क्लियर कट अपवर्ड मूव आपको दिख रहा है। तो तब से लोगों को क्लैरिटी आई कि ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है, अच्छी बात है। अब हम वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, बिकॉज जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप प्राइस टू सेल्स रेशो यूज़ करोगे जो कुछ काम का भी नहीं है। तो अल्टीमेटली अच्छे रेशोज आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट हो, कुछ फ्री कैश फ्लो हो। अब ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल तो हो। तो वो क्लैरिटी लोगों को जब तक नहीं होती तब तक कई बार ये स्टॉक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम ने बड़े तामझाम में अपना IPO लाया था, लोगों ने इन्वेस्ट भी किया 1600-1700 रुपये पे, फिर 1000 रुपये भी किया। बट देन शेयर प्राइस में आप देखोगे कि लिस्टिंग इनके आसपास भी जाना बहुत टफ है, बिकॉज वो क्लैरिटी नहीं है राइट नाउ। अगर आप अभी भी देखोगे सो कंपनी स्टिल इज इन लॉसेस, कुछ भी देख लो बड़े बड़े लॉसेस है, सालाना 2-2 हज़ार करोड़ के लॉसेस है। और इसलिए जो लिस्टिंग प्राइस इनकी 1500-1600 रुपये की, उसके करीब स्टॉक का जाना काफ़ी मुश्किल है। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तब तक क्लैरिटी नहीं है। अब ओला के केस में क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अब इसके बारे में तो जो हमने IP वीडियो में काफ़ी सारे आपको रेड फ्लैग्स बता दिए थे, बट एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जब तक प्रॉफिटेबिलिटी की क्लैरिटी नहीं है ना, स्टॉक में मूवमेंट नहीं आता, तब तक लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं आता। ठीक है कि IPO आता है तो जैसे मैंने आपको 2-3 केसेस में बताया कि आप नायका का केस ले लो, आप और भी लॉस मेकिंग कंपनीज का केस ले लो। कई बार आपको IPO के टाइम मोमेंटम मिल जाता है, लोग खरीद वरीद लेते हैं, लेकिन एक बार मामला ठंडा हो जाता है, IPO का आपका टाइम पीरियड चला जाता है, तो स्टॉक्स अल्टीमेटली फॉलोज द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, और आपके फंडामेंटल में वो क्लैरिटी नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ओला इलेक्ट्रिक के केस में बाकी चीज़ें एनालाइज करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का ही एक क्लियर आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि जो कंपनी गाड़ियाँ बेच रही है, 2 व्हीलर्स गाड़ियाँ बेच रही है, तो इनके अगर EV 2 व्हीलर सेल की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहा है, उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई है। और ये जुलाई मंथ तक का डेटा है, 41,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी इन्होंने बेचे, स्कूटर्स। लेकिन अगर जुलाई तक का ही डेटा है, अगस्त का डेटा काफ़ी शॉकिंग है, 41,000 से इनका सेल
अगस्त मंथ में भी 2024 में मात्र 26,000 पर आया, और फिर अगले महीने यानी सितंबर 2024 में ये और गिरकर 23,000 पर आया है। और रिसेंटली भावेश अग्रवाल ने कुणाल कामरा के साथ फाइट ले ली ट्विटर पर, जिससे मतलब बहुत सारे लोगों को और भी पता चलने लगा है कि इनके सर्विस के इश्यूज़ हैं। रिसेंटली ओला ने अपना जो सर्विस का काम है कि कैसे उसे इंप्रूव करते हैं, इसलिए उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग इंडिया से कंसल्टिंग लेना तो शुरू किया है। लेकिन अगेन अगर बात करें तो इनकी कंडीशन और भी ख़राब इसलिए भी है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का कंसर्न काफ़ी बड़ा है। बिकॉज हर 1 रुपया जो कंपनी रेवेन्यू बनाने के लिए खर्च कर रही है, उसके लिए कंपनी को 30 पैसा, मतलब 1000 रुपये कंपनी का रेवेन्यू कमा रहे तो उसके लिए 300 रुपीज़ का इनका लॉस है। वो ज़ीरो तक लाएंगे तो आपका ब्रेक इवन होगा, और उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आएगी। और लास्ट टाइम इस पर हमने एक बहुत डिटेल रिसर्च भी की थी, जिसमें हमें ये पता चला कि यहाँ पर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कभी ना आए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जिस हिसाब से जिस इकोनॉमिक्स के साथ कंपनी फिलहाल काम कर रही है। कंपटीशन इज़ ग्रोइंग। इनका मार्केट शेयर अगर देखें, मैं आपको थोड़ा इनका मार्केट शेयर का डेटा दिखा देता हूँ। हियर इट इज़। सो इनका 2 व्हीलर का मार्केट शेयर का ये डेटा है, और धीरे धीरे इन्होंने काफ़ी अच्छा, एक समय 52% का मार्केट शेयर था, अभी 31 आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये 30 से भी नीचे चला गया है। बजाज का मार्केट शेयर 11 से सीधा 21% पर आया है। टीवीएस का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, एथर का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो कमिंग इन द इंडस्ट्री। हीरो ने अभी लॉन्च किया है। तो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं उनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, सर्विस सेंटर्स की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्रांचेस आपकी अच्छी हैं, आपका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स तगड़े बने बड़े, हर एक सिटी में लगभग इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो सर्विस का और बाकी चीज़ों का भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी लंबा है गाड़ियाँ बनाने का, तो इन्हें पता है कि फ्लॉलेस गाड़ियाँ भी कैसे बनाई जा सकती हैं, और लोगों का ट्रस्ट फैक्टर अलग से। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू करेंगे। और इतना तो पक्का है, जो जहाँ पर ये 30% है, यहाँ पर आने वाले टाइम में ये मार्केट शेयर आपको 22% पर आता हुआ दिख सकता है। जिसके बाद अब ओला ने बोला है कि हम बाइक्स लॉन्च करेंगे, हम कार लॉन्च करेंगे, लेकिन कितने स्केल के साथ, नंबर वाइज कितना ये ग्रोथ करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो ग्रोथ का तो कंसर्न खैर बाद में आता है, लेकिन पहला कंसर्न यही है शेयर प्राइस के लिए पर्टिकुलरली कि ओला की प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी। तो ओला के बारे में, तो जब तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक आप यहाँ पर मतलब पैसा डबल ट्रिपल करने का अगर सोच रहे हो, वो बहुत टफ है, एक्सट्रीमली टफ है। तो अगर दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो बातें ऐसी हैं कि बजाज की बात करें, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो इट्स क्वाइट ओवर वैल्यूड, वेरी वेरी ओवर वैल्यूड। और अगर मैं इसकी बात करूँ ओला की, और जब तक ओला की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, मुझे लगता है कि इट में डिक्लाइन फर्दर, और भी ज़्यादा प्राइस गिर सकती है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करूँ तो अभी 138 रुपीज़ के करीब प्राइस चल रही है, और यहाँ से मतलब अभी भी इस प्राइस पर भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। इस पर आप अपना भी और डिटेल एनालिसिस कीजिए। आशा करता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है वो आपको और मदद करेगा आपका एनालिसिस बेटर करने में, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग हियर टू टेल यू एक्जैक्टली व्हाट टू डू, आई एम हियर टू गिव यू प्रॉपर डेटा सो दैट उसके बेसिस पर आप अपनी डिसीजन ले पाओ। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यूएशन का स्टडी आप कीजिए, उसके प्राइस टू बुक वैल्यू का स्टडी कीजिए, उसके PEG रेशो का स्टडी आप कीजिए। और ओला की बात है तो आपको कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबल कब होगी, और मैंने जहाँ तक इनको समझा है अगले 1-2 साल में तो नहीं बन रही प्रॉफिटेबल, दैट इज़ फॉर क्लियर। सो उसके बाद क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं, रादर फाइंड आउट सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज़, वहाँ पर आपको शायद कुछ मिल पाए, तो फिर आप देख सकते हो। रिसेंटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई सारी शेयर प्राइसेस गिर रही है। बजाज ऑटो की बात करें तो 10-12% रिसेंटली वो गिरा है, और लगातार काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं और क्या यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उसके बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। और ये जो वैल्यूएशन अगर आपको सीखना है, पता करना है, तो दिवाली एक बेस्ट टाइम है इन सारी चीज़ों को सीखने का, क्योंकि हर दिवाली हमारी जो दिवाली ऑफर आती है उसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने का और इन हॉलीडेज़ का और अपने दिवाली हॉलीडेज़ का सही इस्तेमाल करने का टाइम मिलता है। सो बेटर लर्न ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ। और इन कॉम्बो ऑफर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और ये ऑफर, इतने डिस्काउंट्स आपको बाद में कभी नहीं मिलते हैं। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।